सो हेलो वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यहाँ से हम लोग का न्यूक्लियर फिजिक्स का मिशन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स को भी हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। सो आई सी कि आप लोगों को अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट याद होगा जो कि रदरफोर्ड ने किया था, जो कि एक गोल्ड फॉइल पे हुआ था। ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था कि जो एटम है उसमें मोस्ट ऑफ द जो जगह है वो खाली है, वाइड है। मोस्ट ऑफ द स्पेसेस जो है वाइड है। तो इससे हमें ये पता तो चल गया था कि जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर पे है। ठीक है। लेकिन ये नहीं पता चला था कि क्या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस पे है या नहीं। क्या न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो कितने क्लोज में है या डिफरेंस कितना है उनके बीच में। तो इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको डिफाइन किया। ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पे घूमता है सो दैट कि वो अपनी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता और यहाँ पे न्यूक्लियस पे जाके गिरता नहीं है। बट क्या वो न्यूक्लियस पे स्टे कर सकता है, क्या वो रिसाइड कर सकता है? तो द आंसर इज नो, नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया। वो बाद में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी का गैप जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है। जो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा बाद में। ठीक है। तो अराउंड न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। जो न्यूक्लियस जहां तक रिवॉल्व होता है उसे वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। सो 1 फेम्टोमीटर के बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है। प्रोटॉन्स का चार्ज जो होता है वो प्लस ई होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जो कि 1.66 इंटू 10⁻27 केजी होता है। तो रेस्ट मास एनर्जी जो है वो 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखो ये सब कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए आगे, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। ठीक है। सो आई यहाँ पे जो एस इक्वल्स टू 1/2 होता है, जो कि हमारा स्पिन है, स्पिन ऑफ प्रोटोन। एंड आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 एच कट स्क्वायर। ठीक है। म्यू ऑफ प्रोटोन बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटोन को बताता है, जो कि +-2.793, जो कि अप्रोक्सीमेट +2.8 म्यू एन के बराबर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है हमें पता है चार्जलेस होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जो कि रफली 1.67 into 10⁻27 kg आता है। रेस्ट मास एनर्जी इज अराउंड 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ जो न्यूट्रॉन है उसकी वैल्यू -+1.91 म्यू एन आता है। ठीक है। इसका भी स्पिन 1/2 होता है एंड आई स्क्वायर इज 3/4 एच कट स्क्वायर। ओके। सो देखो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट जेड कॉमा ए। ठीक है। जेड यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर को बताता है, ए जो है यहाँ पे हमारा मास नंबर को बताता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जेड सेम हुआ, जेड सेम होने का मतलब है प्रोटॉन सेम हुआ, तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा। अगर ए का डिफरेंस भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जेड डिफरेंट हुआ मीन्स बेसिकली अगर हमारा प्रोटॉन डिफरेंट हुआ और ए सेम हुआ देन डिफरेंट एलिमेंट होगा। ठीक है। बेसिकली आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ? अगर जेड सेम है मतलब बेसिकली जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसके मल्टीपल आइसोटॉप्स मिल सकते हैं हमें। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पे। ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स समटाइम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज कब होते हैं? जब वहां पे आइसोटोप्स का डिफरेंस होता है। मतलब बेसिकली जो न्यूट्रॉन का है वो डिफरेंस नजर आता है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। ठीक है। देन आते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस पे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस पे मास ऑफ जेड प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। जेड प्रोटॉन्स होते हैं उसमें और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो मतलब बेसिकली प्रोटॉन मास जो है न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है। यहाँ पे जो Eb है उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जो कि मास इक्विवेलेंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी Eb/c² कैसे आता है? तो ये आता है बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो m0c² होता है, m0c²। इन केस ऑफ अगर कोई और एनर्जी नहीं है, सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो यहाँ पे जो ये m0 है ये Eb/c² आता है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा। उसके बाद इन एनी एटम मोर देन 99% मास इज कंट्रीब्यूटेड बाय न्यूक्लियस। सही बात है। देखो न्यूक्लियस में जो जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है ऑलमोस्ट मास का, वो न्यूक्लियस से आता है, न्यूक्लियन से। मतलब पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मास जो है वो प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन की वजह से आता है। ठीक है, सो ये मास जो है, मास इक्विवेलेंट एनर्जी जो है EV/c², ये लगभग लगभग यही जो है ये बराबर आ जाता है जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो यहाँ से हमारा बाइंडिंग एनर्जी का एक यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है मास टाइम्स जेड ऑफ ए प्लस जेड ऑफ मास टाइम्स प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू c²। ठीक है, इस रिलेशन से, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, देन वी आर कमिंग टू ड्यू टू मास डिफेक्ट वी हैव वन एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है। न्यूक्लियाई इज रिटन इन 4 ways, देन वी आर कमिंग टू दिस हाउ द न्यूक्लियाई आर रिटन। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो न्यूक्लियाई है वो मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब है समटाइम्स कि वो अनस्टेबल स्टेट में होता है, देन वो स्टेबल स्टेट में, जैसे यूरेनियम के हमें मल्टीपल आइसोटोप्स मिलते हैं, एक 235 का मिलता है, एक 238 का मिलता है। The uranium 235 is relatively more stable or you can say less stable। ये हम देखेंगे इस कोर्स के दौरान। ठीक है, क्यों यूरेनियम 238 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इवन इवन और ऑड ऑड का जो कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे ए जो है ये इवन आ रहा है। ठीक है, ए इवन आ रहा है और ए अगर ऑड आ रहा है, तो इससे क्या डिफरेंस मिलता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा इवन इवन का कंट्रीब्यूशन हुआ, ऑड ऑड का कंट्रीब्यूशन हुआ, तो इवन इवन वाले में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल है, ऑड ऑड भी हुआ, लेकिन ए इवन हुआ, अगर मास नंबर इवन हुआ तो काफ़ी न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होता है इवन ऑड के केस में। और अगर ए ऑड हुआ तो रिलेटिवली, ये वाले देखो ऑड ऑड में रिलेटिवली कम स्टेबल होता है, बट इवन ऑड और ऑड इवन में काफ़ी स्टेबिलिटी घट जाती है। ठीक है, सो हमारे पास अराउंड 117 एलिमेंट्स है। ठीक है, 270 न्यूक्लियस जो इनमें से है वो स्टेबल है। ठीक है, मतलब बेसिकली बहुत सारे, क्योंकि इनके आइसोटोप्स है ना, स्टेबल आइसोटोप्स है। ठीक है, इवन इवन आर मोस्ट एबंडेंट। इवन इवन जैसे कि मैंने बताया कि बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट स्टेबल भी होते हैं। ऑड ऑड जो है वो सबसे कम स्टेबल होते हैं, बिल्कुल ऑड ऑड का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे कम स्टेबल होता है और लिस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद इवन ऑड और ऑड इवन तो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन न्यूक्लियन कर्व पे आते हैं। ये हमारा इस लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में जो बाइंडिंग एनर्जी है और मास नंबर का जो रिलेशन है उसे देखेंगे हम लोग। एक ये जो है इस पोजीशन पे हमें पिक मिल रही है, बेसिकली A इक्वल्स टू 56 पे हमें पिक मिल रहा है जो कि फेरस का होता है, आयरन का। तो यहाँ पे ही पिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो और प्रोटॉन है, दोनों की जो संख्या बिल्कुल बराबर है ना, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में है। यहाँ पे कहीं ऐसा होता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो अगर बराबर भी है तो उनके बीच में जो रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्गर जो इंट्रैक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं हो पा रहा। ठीक है, इस केस में इस वाले रीजन 3 में तो क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या जो प्रोटॉन से काफी ज्यादा हो जा रही है, इसलिए जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है वहां से डेविएशन आ जा रहा है। ठीक है, बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रिलेशन है ये काफी डिटोरिएट हो जाता है इस पोजिशन पे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो हमारा वो लाइटर न्यूक्लियाई है, ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है, ये हेवी न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो देखो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, बेसिकली इट इज एन एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटल कर्व। ठीक है, तो जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना ज्यादा एनर्जी जरूरत होगा उसे उसकी स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए, उसे ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर द न्यूक्लियाई इज स्टेबल। तो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, मीन्स बेसिकली ऐसा कोई रिलेशन नहीं था कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का रिलेशन मिल गया हमें सो डैट ये कर्व बना है। ये एक एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अच्छा ऐसा रिलेशन मिल रहा है हमें। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ये जो रीजन्स में जो न्यूक्लिया एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे माइग्रेट करते हैं खुद को बाय फ्यूजन और फिजन प्रोसेस, सो डैट कि वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर पाए। थैंक यू।